Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग सेशन ऑफ फिजिक्स एमडी कैट्स। बेटा इसमें आज हम जो है यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है यूनिट 2 का। इसके एज पर एज इसके जो लर्निंग आउटकम्स आर कंसर्न्ड, इसमें अगर आप गौर करें तो हमें अंडरस्टैंड करना है वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। ये सिंपल हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, रिव्यू ऑफ इक्वेशंस है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। इसमें हमें इलास्टिक इलास्टिकुलियन इंपल्स वगैरह डिस्कस करने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है, टॉर्क है और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। इसमें बेटा ज़्यादातर न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं और इसमें स्पेशली हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड जो है, टॉर्क से रिलेटेड और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आमतौर पर न्यूमेरिकल्स या डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं। इनको अच्छे से हमें सॉल्व करना है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 इज़ अबाउट जो है, इसमें पहले हम कवर करेंगे टॉपिक जो है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो कोशिश ये करनी है कि आपने साथ साथ जो है इसको न्यूमेरिकल जो स्पेशली जहाँ जहाँ आएंगे वहाँ पर खास तवज्जो देनी है। अच्छा बेटा, ये सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल है कि जी डिस्टेंस मैंने क्या कहा है जी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी जो है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है वो हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। और डिस्प्लेसमेंट जो है अगर वेक्टर फॉर्म में कहें तो हम कहते हैं जी इट इज़ द चेंज इन पोजीशन वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सो उसको जो है वो हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको कहें तो हम कहते हैं d इज इक्वल टू r2 माइनस r1। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, इनको नोट कर लेते हैं। यहाँ से मल्टीपल चॉइस बहुत सारे बन सकते हैं, गौर करना आपने। इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हो सकते हैं और सिंपल जो है वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो नोट करना आपने वो क्या होगा कि जो डिस्टेंस है ना, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो याद रखने वाली क्या बात है कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट भाई, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि डिस्टेंस जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। इक्वल हो सकता है लेकिन उससे ग्रेटर होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेस देन डिस्टेंस हो। अब कैसे चेक कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और जिस पॉइंट से स्टार्ट करती है वापस उसी पॉइंट पर रोटेट वापस वहीं पे आ जाती है। सो अगर गौर करें तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। इट मीन उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया होगा। लेकिन क्योंकि जहां जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वो बॉडी वापस आ गई है, इट मीन्स के टोटल डिस्प्लेसमेंट वो कितना कवर किया होगा, 0 कवर किया होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये आप ओवरऑल जो है अगर आप देखें तो यहाँ एक सिचुएशन हमें यहाँ से पता चल गई कि इस वाले एग्जांपल में डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही होगी, देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली जो है टर्म जो मैंने बताई है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों एग्जांपल से कवर हो गई कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस एग्जांपल में हमें पता चल गया कि डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से 2 पॉइंट कंक्लूड कर सकते हो आप। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है जैसे इस एग्जांपल में, तो देन डिस्टेंस जो है वो मे आर मे नॉट बी 0। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 है तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस 0 हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ एग्जांपल में 0 होगा, कुछ एग्जांपल्स में 0 नहीं होगा। लेकिन अगर हम कह दें डिस्टेंस ही 0 है तो फिर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट क्या है कि देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी 0। तो अगर कोई बॉडी हम कहें जी उसका डिस्टेंस कवर 0 है तो आपने कहना डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अगर कहा जाए डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका जो डिस्टेंस है वो 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सो बेटा ये वाले पॉइंट्स जो है इनमें से कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस बन के आ सकता है। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर इस पूरी डिस्कशन से हमने ये कंक्लूड ये कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है कैन नेवर बी लेस देन डिस्टेंस, कभी भी डिस्टेंस से लेस नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जी,
मल्टीपल चॉइस है, द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन अ सेमी सर्कल। अच्छा, इन क्वेश्चंस में जो खास तौर पर न्यूमेरिकल हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने कॉपी और पेन पास रखना है, कोशिश करनी है इसको सॉल्व करने की, या एटलीस्ट कोशिश करनी है कि इसका फॉर्मूला लिखें, फौरन आपके जेहन में इसका फॉर्मूला आना चाहिए। सो देखो, रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इन अ सेमी सर्कल जो है, ऑप्शंस आपकी फेवरेट ऑप्शन भी यहाँ रखी है, 0, π/2, 11/7, बोथ बी एंड सी, ये ऑप्शंस हो सकती हैं। अब इसका आंसर क्या होगा जी? अब अगर हम सोल्यूशन इसका देखें तो हम सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। अब सेमी सर्कल जो है इसका मतलब होता है हाफ सर्कल। अब हाफ सर्कल में अगर जो है वो एक बॉडी ट्रेवल करती है इस तरह से, हाफ सर्कल में उसने डिस्टेंस जो कवर किया, और टोटल सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। अब यहाँ पर जो है वो कितना होगा, s इज इक्वल टू πr, हाफ सर्कल है ना जी। और डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जो है। तो यहाँ रेडियस, ये भी रेडियस मतलब डायमीटर के इक्वल होगा ये, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 2r। तो सेमी सर्कल में डिस्टेंस कितना होता है, πr, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 2r। तो रेशो लेनी थी डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, अब डिस्टेंस जो है वो क्या आएगा, πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 2r, r से कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया, π/2। समटाइम्स वो चेंज कर देता है, पाई की वैल्यू पुट कर देता है, पाई की वैल्यू जो है वो होती है 22/7। अगर यहाँ हम पाई की वैल्यू पुट कर दें 22/7, सो आपका आंसर जो है वो 11 बाय क्या आ जाएगा, 7, 11/7 भी हो सकता है। इट मीन्स कि यहाँ आंसर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो बोथ बी एंड सी, तो आंसर π/2 भी हो सकता है, आंसर 11/7 भी हो सकता है। तो एग्जामिनर जो है वो इस तरह से जो है वो ट्रिक यूज करता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। समटाइम्स वो आंसर 11/7 दे देगा, समटाइम्स जो है वो पाई की टर्म में π/2 भी आंसर हो सकता है। सो आपने केयरफुल रहना है कि जिस तरह से भी पूछा जाए। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है यहाँ पर देखो कि अगर क्वेश्चन इसी तरह से एक क्वेश्चन है जी, एक नई टाइप देखें। अगर कहा जाए पार्टिकल मूव्ड 7 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली 2 मीटर टूवर्ड्स साउथ, इट्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो क्या होगा, इस तरह का अगर क्वेश्चन आए। अगर डिस्टेंस कवर्ड पूछा जाए तो आपने सबको ऐड करके आंसर बता देना है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो जाहिर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस तरह से आप उसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में आमतौर पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता वो डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट। आपका जो है सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, आपने ना डायरेक्शन को साइंस जो है उनको ड्रॉ कर लेना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखो ईस्ट को आप आई यूनिट वेक्टर असाइन कर दें, अगर ईस्ट को आई यूनिट वेक्टर असाइन करोगे तो वेस्ट को -i असाइन करेंगे, यहाँ माइनस आएगा। और अगर जो है वो नॉर्थ को आप जे यूनिट वेक्टर असाइन करोगे तो साउथ को -j यूनिट वेक्टर असाइन करेंगे। सो अगर आप ईस्ट को आई कह रहे हैं तो वेस्ट को -i कहेंगे। तो यहाँ पे बेटा इस तरह जो है वो आप लोगों ने करना है। अब देखो चूंकि वो कह रहा था 7 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो मैंने 7i लिखा, और वेस्ट की जगह जो है वो -3i लिखा, और नॉर्थ की तरफ जो कह रहा था उसको मैंने +5j लिख दिया, और साउथ की तरफ जो कह रहा था वो मैंने -2j लिखा। अब आपके पास यहाँ से पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। जैसे ये हमारे पास आंसर आया 4i + 3j, अब इसका मैग्नीट्यूड ले, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना आप सब लोगों को आता होगा, 4² + 3²। अब यहाँ से √25, एंड ये आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो यहाँ आंसर बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट का क्या आएगा, 5 मीटर, 12 आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। जो इस तरह का क्वेश्चन आए तो यूनिट वेक्टर असाइन करके आपने सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है कि डायरेक्शन अपवर्ड भी गिवन हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बजाय अपवर्ड भी गिवन हो। अगर अपवर्ड भी गिवन हो उसको आपने यूनिट वेक्टर क्या असाइन कर देना है, के, और डाउनवर्ड के लिए क्या ले लेना है, -k। अच्छा, नेक्स्ट है जी कॉन्सेप्ट स्पीड का, और ये बहुत सिंपल है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड, जो है सिंपल पर सेकंड अगर हम कहें तो हम कहते हैं जी स्पीड है। स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट मीटर पर सेकंड है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हमें पता होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड जो है, अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हम जब फोर्स और मोशन की बात करते हैं, जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, जो कि इससे रिलेटेड अक्सर न्यूमेरिकल जो है वो टेस्ट में आते हैं।
और एवरेज जो स्पीड है, अभी मैं बात कर रहा हूँ एवरेज स्पीड, नॉट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की तरफ बाद में आते हैं। अभी एवरेज स्पीड जो होती है ना बेटा, उसका एक ही फॉर्मूला है, जो बेसिक फॉर्मूला है वो एक ही है, बाकी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अब अच्छा, आमतौर पर जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होता, और जो लोग जो है वो कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आमतौर पर जो है वो यूज कम करते हैं, तो उनको पूछा जाए ना एवरेज स्पीड क्या होती है, एक ही फॉर्मूला उनको आता है, कौन सा? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है वो यहाँ अंडरस्टैंड करना है। देखो, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जिसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स जो है वो लेट्स से वो कहे जी स्पीड v1 फॉर टाइम t1 और वेलोसिटी v2 एंड टाइम t2, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखोगे? अच्छा, अब देखो हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले हो गए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के। कौन कौन से? अगर आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम गिवन हो, ये पहले वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं वहां आपको दो डिस्टेंसेस गिवन हो, यानी S1 डिस्टेंस आपको T1 टाइम के लिए, S2 डिस्टेंस T2 टाइम के लिए गिवन हो, तो ये सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? अगर हमें v1 स्पीड गिवन हो t1 टाइम के लिए, v2 स्पीड गिवन हो t2 टाइम के लिए, तो ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ, वो तो वही है, मैंने डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया है, तो वही चीज है, लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती हैं। अगर डिस्टेंसेज और टाइम गिवन हो, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर वेलोसिटी और टाइम गिवन हो, तो सेकंड वाला ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं? पहले तो 3 क्वेश्चन मैंने बता दिए कि टाइप ये हो सकती है, आपको टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम गिवन हो, आपने ये सिंपल डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा। फिर दूसरी टाइप बताइए अगर डिस्टेंसेस गिवन हो और टाइम इंटरवल्स गिवन हो। तीसरी चीज ये बताइए अगर स्पीड और टाइम इंटरवल्स गिवन हो, तो ये तीसरा फॉर्मूला। चौथी और पांचवी सिचुएशन क्या हो सकती है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आती है, वो स्पेशल केस है। क्या? अगर टाइम इंटरवल सेम गिवन हो, यानी t1 इज इक्वल टू क्या हो, t2 हो, तो फिर देखें कि ये वाला जो फॉर्मूला है v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? v1 t1 की जगह भी t लिख दिया, t2 की जगह भी t लिख दिया, ओवर t प्लस t। अब नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, 2t, ऊपर से t कॉमन आ जाएगा, इन दोनों को कैंसिल आउट करें, आपके पास क्या फॉर्मूला बना, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, या v एवरेज का फॉर्मूला बन गया। अब याद रखने वाली क्या बात है कि एवरेज स्पीड का ये वाला जो फॉर्मूला है, जिसको हम कह रहे हैं v1 ओवर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला जो है सिर्फ एक सिचुएशन में यूज हो सकता है। कब? जब टाइम इंटरवल सेम गिवन हो। सो इसमें जो है आपके पास फॉर्मूला बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब देखो इसकी एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल कहा जाए, इफ अ कार ट्रेवल्ड विद स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड फॉर 2 आवर्स एंड देन इट ट्रेवल्स विद a speed of 200 मीटर पर सेकंड फॉर फर्दर 2 आवर्स। अगर गौर करें तो यहाँ क्या सेम है, टाइम इंटरवल सेम है। तो दोनों स्पीड्स के लिए टाइम इंटरवल सेम गिवन है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है जी, वी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, योर आंसर विल बी 150 मीटर पर सेकंड। तो सिंपल इज दैट। ऐसे क्वेश्चन जिसमें टाइम इंटरवल सेम गिवन हो, आपने क्या करना है, सिंपल v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट जरा सिचुएशन देखिएगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर डिस्टेंसेस सेम गिवन हो। अब जब डिस्टेंसेस सेम गिवन हो, हमारे पास बी एवरेज का फॉर्मूला है S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। अच्छा, अब डिस्टेंस के सेम था तो S प्लस S मैंने कर दिया, यानी S1 की जगह भी S लगा दिया, S2 की जगह भी S लगा दिया। जो कि टाइम इंटरवल होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी, तो टाइम की जगह मैंने डिस्टेंस ओवर v1 लिख दिया, t2 की जगह भी डिस्टेंस ओवर v2 लिख दिया। अब यहाँ पे ऊपर तो 2s हो जाएगा, नीचे से s कॉमन ले लें, s s से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, नीचे एलसीएम भी ले लें, आपका आंसर बना v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो दो स्पेशल केस हैं। अब ये वाला फॉर्मूला किस सिचुएशन में यूज होना है, अगर डिस्टेंस से सेम गिवन हो। अगर टाइम इंटरवल सेम गिवन हो तो फिर फॉर्मूला v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, और अगर डिस्टेंस से सेम गिवन हो फिर आपने वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, फिर आपने 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। फॉर एग्जांपल इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा जी इफ अ कार ट्रेवल फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, और उसमें कहता है जी कि with speed 100 मीटर पर सेकंड एंड देन रिटर्न बैक विद द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। अच्छा, लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से वापस लाहौर, इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस जो है वो जाने का और आने का क्या रहा,
सेम। सो यहाँ आप क्या करोगे, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2 वाला फॉर्मूला यूज नहीं होना, वो सिर्फ सेम टाइम इंटरवल के लिए यूज होता है। तो जब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर 150 नहीं आएगा, क्या आएगा 133.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है 5 टाइप की टोटल सिचुएशन हो गई, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम गिवन हो, पहले वाला फॉर्मूला, डिस्टेंसेस गिवन हो और टाइम गिवन हो, आपने दूसरे वाला फॉर्मूला, वेलोसिटी सॉरी स्पीड और टाइम गिवन हो, आपने जो है वो स्पीड v1 के लिए t1, v2 के लिए t2 गिवन हो, तो ये थर्ड वाला फार्मूला। ऐसी सिचुएशन जिसमें टाइम इंटरवल सेम हो, ये फोर्थ वाला फार्मूला स्पेशल केस वाला। और ऐसी सिचुएशन जिसमें डिस्टेंस से सेम गिवन हो, ये फिफ्थ वाला फार्मूला यूज करना आपने। ठीक हो गया, तो 5 टाइप के ये आपने प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ अब आते हैं इन वेलोसिटी की तरफ, एवरेज वेलोसिटी की तरफ। एवरेज वेलोसिटी का चूंकि कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट से बिलोंग करता है, और हमें ने अभी अभी डिफरेंस पड़ा है डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का, तो यहाँ भी उस चीज़ का ख्याल रखना है हमें। जैसे इस वाली एग्जांपल में जिसमें हमने कार कहा जी लाहौर से इस्लामाबाद गई, इस्लामाबाद से वापस लाहौर आ गई, तो इस वाली एग्जांपल में अगर आप गौर करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर कार जो है वो कहता है लाहौर से इस्लामाबाद विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जाती है और देन रिटर्न बैक विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी से जीरो होगी। क्यों? क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या है, जीरो। इस वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या ले लेंगे, जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड जीरो नहीं, वो आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है। याद रखना है कि if since it's returned back to the initial point and total displacement is zero, so hence average velocity in this case is zero. So if a car traveled from Lahore to इस्लामाबाद, कहता है जी वो विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड और बैक 200 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी उसने कहा है तो आंसर क्या होगा, जीरो। लेकिन एवरेज स्पीड का आंसर जीरो नहीं होगा, वो आप उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। सिर्फ इस वाली एक सिंपल वाहद केस है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, मतलब अगर बॉडी जो है वो सेम पॉइंट पर रिटर्न होकर वापस आ जाती है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इस वाले केस में आप लोगों ने कहना है कि एवरेज वेलोसिटी जीरो है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड हो, चाहे वो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड हो, उसके ऊपर ऊपर वाले सारे फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाएंगे। सिर्फ एक केस वाहद आपने प्रिपेयर करना है, याद रखना है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट अगर टोटल जीरो है तो उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या कह देनी है, जीरो। बाकी आपके ऊपर वाले फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, जैसे कि हमने एवरेज स्पीड में फॉर्मूले यूज किए थे। ठीक हो गया बेटा, तो इसको आपने एक दफा नजर रिवाइज करना अच्छे से इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो हम कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और एवरेज अगर फाइंड करना उसी तरह से d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2, और इसी तरह से फॉर्मूला v1 t1 प्लस v2 t2 और ओवर t1 प्लस t2। तो इसमें भी जो बेटा ये वाले दोनों फॉर्मूले जो है वो यूज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ऊपर वाले केस में सिर्फ एक केस याद रखना है, अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर जो है वो उसमें जैसे ये वाला केस जो है वो मैंने बताया, फिर आपने जो है एवरेज वेलोसिटी क्या कह देनी है, जीरो। अदरवाइज जो है ये वाले फॉर्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो, यू डू नो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम लिमिटिंग वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। 3 पॉइंट यहाँ याद रखना है जो पेपर में एज ए मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं। कौन कौन से हैं? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मे बी जीरो इवन दो इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नॉट जीरो। अब देखें, एवरेज वेलोसिटी जो है वो कहता है जीरो हो सकती है अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जीरो। फॉर एग्जांपल, इफ सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, अब सडन ब्रेक जब अप्लाई की तो फाइनल वेलोसिटी कार की क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, आप उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो वो जीरो नहीं आएगी। सेकंड के देखें, इफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडीज आर इक्वल, देन आप कंक्लूड कर सकते हो बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर पेपर में एज ए मल्टीपल चॉइस आता है। इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। या इसी पॉइंट को आप यूं कह सकते हो, इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज, चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, तब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अच्छा बेटा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन में याद रखना है कि वेलोसिटी में जो चेंज होता है ना, उसके दो कॉज हो सकते हैं। या तो स्पीड चेंज होगी, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या डायरेक्शन चेंज होगी, या फिर दोनों ही चेंज हो सकते हैं।
सो उसमें अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो तब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तब भी जो है वो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। सो या फिर दोनों में चेंज आ रहा हो तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो इसमें ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट जो है एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। ये सिंपल है जी। इसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों ले सकते हैं। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो नेगेटिव एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी जो है इक्वल अमाउंट की चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी जस्ट लाइक आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इसमें ये 3 पॉइंट्स याद रखें। अगर जो है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव। इस केस में नोट कर लें कि एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होगी। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितना होता है, जीरो, यानी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, इस वाले केस में जो है वो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में एंगल कितना होगा, 180, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। और थर्ड पॉइंट में कहते हैं द वेलोसिटी जो है बॉडी रिड्यूसेस बट नॉट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन जीरो नहीं होती, तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन या डेक्लेरेशन। और बट इफ द वेलोसिटी रिड्यूसेस टू जीरो, अगर वेलोसिटी रिड्यूस होते होते जीरो हो जाती है फिर उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। सो आई होप सो कि डेक्लेरेशन और रिटार्डेशन जहाँ जहाँ वर्ड आएंगे आप उसको अंडरस्टैंड कर देंगे कि उसका मतलब क्या है। अगर वर्ड आता है रिटार्डेशन, सो आपने कंक्लूड कर लेना है कि फाइनल वेलोसिटी जो है बॉडी की वो क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट, इफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसी तरह से जैसे वेलोसिटी में हमने कहा है, देन इट्स इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है अब इम्पोर्टेंट थोड़े पॉइंट्स जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें तो हमारे पास जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं डाउनवर्ड के लिए, अपवर्ड के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये तो होगी कन्वेंशन, और इसकी वैल्यू 9.8006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अच्छा, यहाँ आपने अंडरस्टैंड करना है फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट। फ्री फॉल क्या होती है, अगर मोशन अंडर टेकिंग प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, अगर जो है कोई बॉडी सिर्फ फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम कहेंगे वो फ्री फॉल में है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर दूसरी चीज जो है वो कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑल द ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इन फ्री फॉल fall with the same acceleration due to gravity, that is 9.8006 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी होती है, यानी वैल्यू ऑफ जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती। चाहे मैथ्स आपने ना मैट्रिकुलेशन क्लासेस में पढ़ा था, चाहे मैथ्स हल्के हों या भारी, चाहे वेट ज़्यादा हो या कम हो, सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे फॉल कर रहे होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपकी बुक में भी ये शो किया हुआ है कि अगर अब एक हैमर को और एक विंग को जो है दोनों को एयर रेजिस्टेंस अगर यहाँ नहीं है, वैक्यूम है, वहाँ पर आप फॉल करवाएं तो दोनों एक ही टाइम में आके नीचे स्ट्राइक करेंगे। सो टाइम ऑफ स्ट्राइक बिल्कुल सेम होगा। इट मींस दैट के वैल्यू ऑफ जी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। सो बेटा इसको जो है वो याद रखना है आपने। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें तो आपके पास जो है वो आप द एवरेज वैल्यू ऑफ जी जो है ये हम कितनी ले रहे होते हैं, 9.8006 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। सो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ का मतलब है अप टू हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। सो इफ यू डिस्प्लेस अ बॉडी जो है वो ग्रेटर देन 1 किलोमीटर, तब जो है उसके ऊपर जी की वैल्यू ये वाली अप्लाई नहीं होगी। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट्स में भी इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट फेज आ गया। अब मैं थोड़ा स्लो पेस में आ जाऊंगा क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। इसको ज़रा आपने नोट डाउन करना है साथ साथ। चाहे तो साथ कॉपी पकड़ लें, नोट डाउन कर कीजिएगा जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ। देखो बेटा, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है और नाम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स के लिए। अच्छा, इसमें गौर करें, अगर आप ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन पे गौर करें तो ज़रा चेक करें, हर एक में चार चार वेरिएबल आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 वेरिएबल। जैसे इक्वेशन 1 है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, 4 वेरिएबल है। सेकंड में डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन 4 वेरिएबल्स हैं। थर्ड में भी इसी तरह से एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 4 वेरिएबल्स है। तो हर एक में 4 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब है कि आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आमतौर पर 3 वेरिएबल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होंगे
फोर्थ आपने फाइंड करना होगा। पहली तो ये जहन में बात बिठा लें। उसके बाद देखें कि अबव द इक्वेशन जो है ना, अबव इक्वेशंस कहता है ये एप्लीकेबल ओनली, ये इनकी लिमिटेशन है कि ये वाली इक्वेशंस कब अप्लाई होती हैं, जब मोशन क्या हो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब जो है ये इक्वेशंस अप्लाई होनी है, अदरवाइज ये इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होती। जैसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो आते हैं वो आते हैं जो है ना फ्री फॉल से रिलेटेड, जो कि जी की वैल्यू को हम नियर द सरफेस ऑफ अर्थ क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट ले रहे हैं, तो वहां पर ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इक्वली एप्लीकेबल हो जाती हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ये इक्वेशंस वहां अप्लाई होनी है जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सो इसमें इससे रिलेटेड जो है फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, time taken by the body to reach the ground and velocity just before reaching the ground। सपोज करें कि यहाँ पे टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड हमें फाइंड करना है, तो एक बॉडी को आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया है। लेट्स से कि ये पेन आप किसी हाइट से ऐसे नीचे ड्रॉप कर रहे हो, तो जब आपने उसको ड्रॉप किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या लेंगे, जीरो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी यहाँ जीरो कर दूँ, तो आपके पास डिस्टेंस को मैं हाइट से रिप्लेस कर दूं, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। यहाँ से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h/g। अच्छा, अब जब भी न्यूमेरिकल आएगा, अब आपने ये फॉर्मूला शॉर्ट में यूज करना है, t इज इक्वल टू 2h/g। ये नहीं कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें फिर उसमें से जो है वो टाइम जो है उसका रिलेशन कैलकुलेट करें, बाद में वैल्यूज पुट करें और आंसर। आपकी प्रैक्टिस इस तरह से होनी चाहिए कि आपने जो है वो क्या करना है, जो है ओवरऑल जो है इस तरह से जो है वो डील करना है कि आपके पास ये शॉर्टकट जो है ये प्रिपेयर हो जाए। बार बार नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करनी है ताकि ये बार आपके जो है ना अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। अच्छा, सेकंड में देखें कि वेलोसिटी ऑन रीचिंग द ग्राउंड अगर कहे, थर्ड इक्वेशन हम मोशन यूज कर सकते हैं। इसमें चूंकि उसके इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, इसको जीरो कर दें तो फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, स्क्वायर रूट 2gh। अब मेरे पास दो शॉर्टकट आ गए कि अगर किसी सर्टन हाइट से कोई ऑब्जेक्ट फॉल करता है, तो अगर टाइम मुझे कैलकुलेट करने के लिए कहेगा मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो मैं ये सेकंड वाला फार्मूला यूज करूंगा। फॉर एग्जांपल, आपसे कहा उसने कि अ बॉल ऑफ मास 5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर। तो दो क्वेश्चन आ सकते हैं जी, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू हिट द ग्राउंड, और दूसरा आ सकता है विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें आप क्या करोगे, अब मैंने तो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें सेकंड यूज करनी है, इसमें थर्ड, लेकिन मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बजाय डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद आपको ये जो है ना याद हो जाना चाहिए कि यहाँ फार्मूला कौन सा लगाना है, तो डायरेक्ट अप्लाई करना है। टाइम मैनेजमेंट इसी कहते हैं, इसी को एंटीटेस्ट कहते हैं। आपने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है, t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h/g। जब तक जो है वो वैल्यूज जो है वो एग्जैक्ट ना हो, मैं वैल्यू ऑफ जी को 10 ही यूज करूंगा, 9.8 यूज नहीं करूंगा। तो मैं जी की वैल्यू यहाँ 10 रखी, 10 से कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट टू जो है वो कितना होता है 1.41। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.4 सेकंड्स। ठीक है जी। सिमिलरली अगर उसने पूछा विद व्हाट वेलोसिटी इट विल हिट द ग्राउंड, मैं सेकंड वाला फार्मूला यूज कर लूंगा सॉरी, स्क्वायर रूट 2gh। और यहाँ पर आप जो है वैल्यूज पुट करें, जी की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू जो है वो भी 10 पुट करें, आपके पास बनेगा फॉर्मूला स्क्वायर रूट 200। अब स्क्वायर रूट 200 जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 14 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये शॉर्टकट बेटा आपको प्रैक्टिस के साथ साथ याद करने हैं, और ये जो है वो आपने इसको जो है वो याद करना है। कैसे, देखो, अब आपके पास जो है वो आप ये अगर गौर करें तो हमारे पास जो है वो 11 स्क्वायर कितना होता है 121, 12 स्क्वायर क्या होता है 144, 13 स्क्वायर क्या होता है 169, 14 स्क्वायर क्या होता है 196, 15 स्क्वायर क्या होता है 225। ये आपकी फिंगर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए। अब देखो कि अगर स्क्वायर रूट 200 वो कह रहा है, अब मुझे याद था कि 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196, इसका मतलब मैं 196 का स्क्वायर रूट लूंगा तो एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा 14। अब मुझे उसने स्क्वायर रूट 200 कहा है, तो मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, जिसकी मैंने लेक्चर 1 में भी बात की थी, डिस्कशन में यूनिट 1 की में, कि यही होता है, आपने एग्जैक्ट वैल्यूज वहाँ सॉल्व करके नहीं प्रेजेंट करनी, आपने आंसर प्रेडिक्ट करना है। तो अब देखें कि स्क्वायर रूट 200 है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आंसर नियरली 14 आना चाहिए। अब देखो, मुझे पता है 169 जो है अगर इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो 13 आएगा, तो अगर 170 का मुझे कोई स्क्वायर रूट पूछे तो मैं फौरन कहूंगा कि नियरली 13 होना चाहिए। इसी तरह से जो है वो 12 स्क्वायर 144 होता है, 144 का स्क्वायर रूट लें तो वो 12 आएगा। तो अगर कोई मुझे पूछता है तो 150 स्क्वायर रूट क्या होता है, तो मैं फौरन आंसर क्या दूंगा
12 अप्रॉक्सीमेटली। सो बेटा इस तरह से जो है इसको मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेशन कहते हैं। आप फौरन से आंसर प्रेडिक्ट करते हो और आप आंसर बता देते हैं। ठीक हो गया। सो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपने कंसीव करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट है जी आपके पास जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 5 सेकंड्स और डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 5 सेकंड। ये जो है एक क्वेश्चन आता होता है, एक नई टाइप है क्वेश्चन की, ये जरा आपने नोट डाउन करनी है। लेट्स से जी क्वेश्चन है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 5 सेकंड सॉरी, टोटल 5 सेकंड में। तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई जो है वो कितना, जीरो, जो कि वो डिस्टेंस कवर्ड हुआ है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसका मतलब है आपने फ्री फॉल करवाया तो इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेटली उसकी क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, अब आपने जब भी इस तरह क्वेश्चन है फॉर्मूला सिंपल यूज क्या करेंगे, 1/2 जी टी स्क्वायर डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। अच्छा अब देखें हमारे पास जो है एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू 10 पुट करें, टाइम जो है 5 पुट करें, 5 का स्क्वायर, आपके पास जो है वो आंसर कितना आ गया, 125 मीटर। सिंपल क्वेश्चन है। तो जब भी क्वेश्चन आए डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, तो आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। लेकिन केयरफुल रहना है आपने, जो है इसमें से भूलना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन ही चेंज कर देता है। कैसे? सिर्फ एक उसने जस्ट वर्ड चेंज करना है, क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 5 सेकंड की बजाय क्या कह दे, 5th सेकंड। अब उसने टोटल 5 सेकंड नहीं कहा, उसने क्या कहा है, 5th सेकंड का है। इसका आप कैलकुलेशन एक और तरह से कर सकते हैं। आप टोटल 5 सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर करो, आप टोटल 4 सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर करो, दोनों का डिफरेंस ले, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप कैलकुलेट करेंगे एस एन इज इक्वल टू, यानी डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड विल बी इक्वल टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओवर टू इंटू 2n-1। यानी ये फॉर्मूला वहां भी यूज हो सकता है जहां आपको बताया जाए कि बॉडी इतनी वेलोसिटी से फॉल कर रही है, उसके बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वहां आप इनिशियल वेलोसिटी भी पुट कर सकते हैं। अगर नहीं कहा गया तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कितनी पुट करेंगे, जीरो। जो कि बॉडी फ्री फॉल में है, एक्सेलेरेशन की जगह आप वैल्यू जी पुट करेंगे और एन की जगह जो भी आपको कहा जाए, nth सेकंड मतलब 5th सेकंड का है तो यहाँ मैं एन की जगह 5 पुट करूंगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड जो है क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू 10, एन की वैल्यू मैंने 5 पुट की है, तो ये आपके पास 5 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 45 मीटर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो कि शॉर्टकट है, ये लीनियर मोशन के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ये वर्टिकल मोशन के लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो आंसर इज 45। इसी तरह से बेटा अगर मैं डिस्टेंस कवर जो है वो 1 सेकंड के लिए कैलकुलेट करूं, फर्स्ट सेकंड के लिए 5 मीटर आएगा। इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। एन की वैल्यू 2 रखूंगा 15 मीटर आएगा, एन की वैल्यू 3 रखूंगा 25 मीटर आएगा, 4 रखूंगा 35 मीटर आएगा, 5 रखूंगा 45 मीटर आ जाएगा, और टोटल करेंगे तो 125 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि 5 सेकंड का क्या मतलब है, टोटल 5 सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड, और 5th सेकंड का क्या मतलब है, इंटरवल में, फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, फोर्थ सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड जो है वो कितना है। ठीक है जी, तो वो 125 मीटर यहाँ पर आंसर आ गया। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन याद रखने हैं, जिसमें डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड या डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकंड पूछा हो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है इसी तरह से आप इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू स्लो डाउन फ्रॉम 80 मीटर टू 60 मीटर पर सेकंड विद यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन। अब चूंकि उसने यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन का है, जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा आपने अंडरस्टैंड कर जाना है कि यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होनी है। सो यहाँ उसका आपको एक्सेलरेशन गिवन है, फाइनल इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। आप यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है यूज करेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और यहाँ से टाइम जो है वो आपके पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सो यहाँ वैल्यूज पुट करें, आपके पास 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से आंसर आपका कौन सा बनेगा, 10 सेकंड। सिंपल इज दैट। ठीक है बेटा, इसी तरह से यहाँ इन्फॉर्मेशन बेस एक आपके पास टेबल गिवन है, वो है तो बहुत लेंथी जो बुक में गिवन है। आपने एटलीस्ट इसमें से पहली 4 वैल्यूज जो है वो जरूर लर्न कर रही हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे मूव विद द स्पीड जो है इसमें 300,000 जो है वो क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड जो है, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा। और इसी तरह से जो है वो आप अर्थ सन अराउंड द गैलेक्सी जो है उसका टाइम जो है वो कितना होता है, 10,000 जो है ये। अब इसी तरह से जो है वो अर्थ अराउंड द सन जो है 29,600, मून अराउंड द सन जो है 1,000 मीटर पर सेकंड।